क्या झारखंड के सियासी चूल्हे में कोई नई खिचड़ी पक रही है? क्या झारखंड में राजनीतिक रिश्तों का ताना बाना कोई नया आकार लेने वाला है? क्या झारखंड के सियासी चौराहे में नई बैठकों की शुरुआत हो गई है? क्या झारखंड में सियासी दलों का नया बंधन बंधने जा रहा है? क्या झारखंड में दो सियासी दलों के बीच अप्रत्याशित गठबंधन का संयोग बन रहा है? क्या झारखंड में नई सरकार आकार लेने की तैयारी में है? क्या झारखंड में सियासी दलों की दोस्तियां बदल रही है? क्या दो तीन प्रमुख सियासी दलों के बीच दोस्ती और दुश्मनी का नया स्वरूप तैयार होने लगा है? क्या आगामी कुछ महीनों में झारखंड एक अप्रत्याशित गठबंधन सरकार का गवाह बनने वाला है? क्या झारखंड में वह होने जा रहा है जो पिछले 6 साल में केवल कयासों, अटकलों और चर्चा का हिस्सा रहा है? यह नया समीकरण क्या है? इस वीडियो में हम तमाम सवालों का सिलसिलेवार ढंग से विश्लेषण करेंगे। झारखंड में इस समय चौराहों की चाय की टपरी से लेकर सियासी दलों की बैठक तक में यह चर्चा जोरों पर चल रही है कि क्या झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के बीच सियासी गर्मजोशी की सुगबुगाहट है? क्या झामुमो और भाजपा के बीच तल्खियां कम होने लगी है? क्या भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रिश्तों की नई परिभाषा तय करने की फिराक में है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा के साथ प्रदेश में नई संभावना देख रहा है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के शीर्ष नेताओं के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है? क्या मौजूदा गठबंधन सरकार में कांग्रेस पार्टी की अति आक्रामकता उसे सत्ता से दूर ले जा रही है? क्या कांग्रेस पार्टी की दबाव की राजनीति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को असहज कर दिया है? क्या कांग्रेस पार्टी और झामुमो के बीच प्रमुख मुद्दों पर क्रेडिट वार ने गठबंधन में दरार पैदा कर दी है? क्या पेशा कानून, सरना धर्म कोड और ओबीसी आरक्षण बिल जैसे मुख्य मुद्दों को हाईजैक करने की कांग्रेस की कोशिश ने झामुमो को असुरक्षित महसूस कराया है? और क्या इसका ही परिणाम है कि झामुमो ने भाजपा के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाई है? सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि आदिवासी भावना से जुड़े स्थानीयता आधारित डोमिसाइल के मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी की नजर है। सवाल है कि क्या कांग्रेस का झारखंड में जनाधार बढ़ाने का प्रयास और इसके लिए की जा रही आक्रामक राजनीति ने झामुमो के साथ उसके रिश्ते तल्ख कर दिए हैं? क्या इन वजहों से झामुमो ने भाजपा के साथ झारखंड में नई संभावनाओं की तलाश शुरू कर दी है? क्या कांग्रेस और झामुमो के बीच रिश्तों में तल्खी की वजह वह 7 निश्चय भी हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले जारी किया गया था? क्या था इस निश्चय पत्र में और कौन है वह मुद्दे जिसकी वजह से झामुमो असहज है? सवाल यह भी है कि क्या ऐसा होना संभव है? क्या यह संभव है कि पिछले 5 साल में झारखंड के सियासी जंग में एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की तलवार ताने भाजपा और झामुमो साथ में आ जाए? क्या यह संभव है कि जिस भाजपा के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद हेमंत सोरेन राष्ट्रव्यापी आदिवासी नेता के रूप में उभरे हैं, उसी भाजपा के साथ नया सियासी समीकरण तलाशे? हालांकि भारतीय चुनावी राजनीति का इतिहास का तकाजा है कि यहाँ सियासी दलों के बीच दोस्ती और दुश्मनी समय काल और परिस्थिति पर निर्भर करती है। तो हैरानी नहीं होगी यदि झारखंड में झामुमो और भाजपा के बीच नया गठबंधन जन्म ले। सवाल तब भी है कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं और शर्त जिनके बदौलत भाजपा और झामुमो साथ में आ सकते हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि ऐसे कई घटनाक्रम हैं जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के बीच तल्खी का संकेत मिलता है। गौर कीजिए कि जब केंद्र सरकार ने जनगणना के साथ जातीय गणना कराने का फैसला किया तो कांग्रेस में इसका श्रेय लेने की होड़ मची। कांग्रेस की प्रतिक्रिया काफी आक्रामक थी। कांग्रेस मनवा लेने पर उतारू थी कि जातीय सर्वेक्षण का फैसला अकेले उनके नेता राहुल गांधी की कोशिशों का नतीजा है। बात केवल श्रेय लेने तक नहीं रुकी। कांग्रेस ने जातीय जनगणना के फैसले को सरना धर्म कोड बिल से जोड़ दिया। झामुमो से चिंगारी ही उठी थी कि कांग्रेस ने सरना आदिवासी धर्म कोड बिल के बिना जातीय जनगणना नहीं करने देने की मांग को दावानल में तब्दील कर दिया। यही नहीं, पूरी ताकत के साथ राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन भी किया। यही पेशा कानून के साथ भी हुआ। पेशा नियमावली का ड्राफ्ट तो वैसे जुलाई 2023 में ही आ चुका है, लेकिन इसे लागू करने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है।
पहले तो इस नियमावली पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने की समय सीमा 15 जून निर्धारित की गई थी, लेकिन तब भी झामुमो ने कहा कि वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के बाद ही इस बिल को लागू करने पर विचार करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने बिल्कुल धैर्य नहीं दिखाया है, वह पेशा कानून लागू करने की हड़बड़ी में दिखती है। कांग्रेस कोटे की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की इस विषय पर काफी मुखर हैं। इस बीच अब 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति अथवा डोमिसाइल पर भी कांग्रेस पार्टी सक्रिय होने का संकेत दे रही है। गौरतलब है कि इन सभी मुद्दों पर झामुमो का एकाधिकार समझा जा रहा है। पार्टी का गठन और उद्भव ही आदिवासी मुद्दों पर हुआ है। 2019 में ही सरना धर्म कोड, पेशा कानून और 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति झामुमो के मैनिफेस्टो में शामिल था। सरकार बनने पर हेमंत सोरेन सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड बिल, स्थानीयता नीति बिल को विधानसभा से पारित भी कराया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इसे लेकर ज्यादा आक्रामक हो गई है। सियासी जानकारों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी के श्रेय लेने के इस लालच और आक्रामक राजनीति ने झामुमो को असहज किया है। बात केवल श्रेय लेने की नहीं है। हाल के महीनों में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने हेमंत सोरेन सरकार अथवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुछ महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर सवाल खड़ा करके भी असहज स्थिति पैदा की। 5 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था। कुछ आदिवासी संगठनों द्वारा इस फ्लाईओवर का विरोध किया जा रहा था, क्योंकि इसका रैंप सिरमटोली सरना स्थल के पास बना था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस फ्लाईओवर का नामकरण पूर्व सांसद कार्तिक उरांव के नाम पर करके विरोध को निष्क्रिय करने का प्रयास किया, लेकिन सहयोगी कांग्रेस पार्टी के वरीय विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने गंभीर आरोप लगा दिए। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि फ्लाईओवर के निर्माण और उद्घाटन में आदिवासी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया। फ्लाईओवर निर्माण में आदिवासियों की आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। कांग्रेस की तरफ से किसी ने डॉक्टर रामेश्वर उरांव के इस बयान का पुरजोर खंडन भी नहीं किया। कुछ यही रवैया दोहराया खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने। हेमंत सोरेन सरकार में शहरी विकास मंत्रालय और केंद्र सरकार के संयुक्त उपक्रम से धुरवा में स्मार्ट सिटी परियोजना पर काम चल रहा है। यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके लिए कुल 618 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। पिछले दिनों राजेश कच्छप ने इस परियोजना के औचित्य पर सवाल उठाते हुए रैयतों के प्रति सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। राजेश कच्छप ने पहले तो नामकुम सीईओ से कहा कि वे जमीन का म्यूटेशन नहीं करें, जबकि मुख्य सचिव अलका तिवारी ने म्यूटेशन का आदेश दिया था। राजेश कच्छप ने कहा कि एचईसी की जमीन रैयतों को लौटाने की जगह स्मार्ट सिटी पर करोड़ों रुपए क्यों फूके जा रहे हैं। वहां कुछ बनना ही था तो स्मार्ट विलेज बनाना चाहिए था। इस बयान को केवल एक विधायक मात्र का बयान नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि राजेश कच्छप कांग्रेस विधायक दल के उपनेता हैं। कुछ विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले निश्चय पत्र के नाम से जारी मैनिफेस्टो भी कांग्रेस और झामुमो के बीच विवाद का कारण है। दरअसल 7 निश्चयों में से एक था सरकार बनने पर झारखंड में लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना, लेकिन अभी तक इस वादे पर अमल नहीं किया गया है। दावा है कि कांग्रेस ने इसे लागू करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दबाव बनाया, लेकिन झामुमो का तर्क है कि झारखंड की मौजूदा वित्तीय हालत में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना मुमकिन नहीं है, जबकि पहले ही डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत मैया सम्मान योजना संचालित है। गौरतलब है कि पिछले दिनों जब दिल्ली में कांग्रेसी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई थी, तब राहुल गांधी ने उनसे कहा था कि वे जनता से किया वादा पूरा करें, वादों पर झामुमो के साथ उचित समन्वय बनाएं। जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी का इशारा गैस सिलेंडर के वादे की ओर था। संभवतः कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने ही शिकायत की होगी कि वे अपने एजेंडे के मुताबिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उनको प्रदेश में झामुमो और सीएम हेमंत का पिछलग्गू बनना पड़ता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस के मंत्रियों या विधायकों में व्याप्त असुरक्षा कोई नई बात नहीं है। पिछले कार्यकाल में भी कई मौकों पर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और विधायकों ने यह आरोप लगाया था कि उनके विभाग के कामकाज और उपलब्धियों का श्रेय भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ले जाते हैं। पिछले कार्यकाल में राष्ट्रपति चुनाव से लेकर राज्यसभा चुनाव तक में कांग्रेस और झामुमो के बीच तीखा मतभेद हुआ था। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन प्रभारी गुलाम अहमद मीर के 2.5 साल के मुख्यमंत्री के सवाल पर तो बात औकात बताने तक पहुंच गई थी। सियासी जानकार मानते रहे हैं कि इस गठबंधन में कई गांठ है और किसी दिन धागा टूट सकता है। हालांकि कांग्रेस और झामुमो के नेता इस कयास का लगातार खंडन करते रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिरकार झामुमो कांग्रेस में तलखी और झामुमो की भाजपा से बढ़ती नजदीकी के सवाल क्यों उपजे।
दरअसल पिछले कुछ दिनों में सियासी जानकारों ने भाजपा और झामुमो के शीर्ष नेताओं के आपसी रिश्तों में नरमी महसूस की है। इसकी कड़ी गुरुजी की हेल्थ से जुड़ती है। दरअसल दिशोम गुरु शिबू सोरेन इस समय दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले 20 दिनों में भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने उनसे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। इस फहरिस्त में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई बड़े नाम हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार की आलोचना करना बंद किया है, लेकिन मिजाज में नरमी झलकती है। आरोपों की शब्दावली बदली है, जिसमें आलोचना सोरेन परिवार से हटकर केवल सरकार पर शिफ्ट हो गई है। आलम ऐसा है कि बाबूलाल मरांडी ट्वीट करते हैं और मिनटों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसे रीट्वीट करते हैं। बाबूलाल मरांडी के ट्वीट में तलखी की जगह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए सलाह ज्यादा दिखती है। झामुमो और बीजेपी के प्रवक्ताओं की भाषा भी एक दूसरे के खिलाफ उतनी सख्त नहीं है। क्या यह दोनों दलों के रिश्तों पर जमी बर्फ के पिघलने का संकेत नहीं है? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या झारखंड में नया गठबंधन आकार ले रहा है और क्या जनाधार बढ़ाने की कोशिश में आक्रामक राजनीति की वजह से कांग्रेस सत्ता से दूर जा रही है? जैसा कि सियासत में कहावत मशहूर है कि यहाँ कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। यदि झामुमो और भाजपा साथ आते हैं तो बहुत हैरानी की बात भी नहीं होगी। झारखंड में पहले भी 2 बार झामुमो और बीजेपी गठबंधन की सरकार बन चुकी है। हाँ, वह और बात है कि यह रिश्ता ज्यादा चला नहीं, लेकिन कहा यही जाता है कि भाजपा से गठबंधन की पहल हेमंत सोरेन ने ही की थी। कई लोग सवाल कर सकते हैं कि झामुमो भाजपा के साथ गठबंधन क्यों करेगा? हेमंत सोरेन भाजपा के खिलाफ कामयाब सियासी दांव चलकर ही तो बड़े नेता बने हैं और फिर उनके साथ क्यों जाएंगे? इसके पीछे क्या तुक है? सियासी जानकारों ने इसका भी जवाब देने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि मैया सम्मान योजना के अतिरिक्त अगले चुनाव में गिनाने को झामुमो के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। व्यवहारिक बात यही है कि झारखंड सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय आधार नहीं है, जिसकी बदौलत वह प्रदेश में बुनियादी विकास के काम कर पाए। इस चुनाव में मैया सम्मान योजना ने जीत सुनिश्चित की थी, लेकिन वह चिरस्थायी मुद्दा नहीं है और अगले चुनाव में काम नहीं आएगा। मैया सम्मान योजना पर भी वित्तीय संकट का साया है। झारखंड में स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, रोजगार, शिक्षा और आधारभूत संरचना के विकास जैसे कई मोर्चों पर काम करने हैं और उसके लिए बड़ी मात्रा में धन चाहिए। गौर कीजिएगा कि जब दिसंबर में नई सरकार का गठन हुआ तो सबसे बड़ी चिंता वित्तीय ही थी। सरकार ने एक स्वर में कहा कि हमें राजस्व के नए स्रोत तलाशने होंगे। मुख्यमंत्री चुनाव से पहले लगातार कोल रॉयल्टी का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग उठाते रहे, लेकिन चूंकि केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार है, इसके भुगतान पर संकट है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़ी पार्टी बनी और राज्यों में भी वह छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहना चाहती। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी नहीं है। झारखंड को केंद्र की एनडीए सरकार से फंड की आवश्यकता है, जो संभव साथ आने से ही मुमकिन हो सकेगा। सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि झारखंड में विकास कार्यों को गति देने के लिए पैसा चाहिए, जो केंद्र से आएगा। संभव है कि साथ आने से केंद्र कोल रॉयल्टी का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए का भुगतान भी करे। संभव है कि राष्ट्रव्यापी आदिवासी नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर दिया जाए। राष्ट्रपति चुनाव में झामुमो ने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया था। वित्तीय से लेकर राजनीतिक तक ऐसे तमाम कारक हैं जो इस संभावना को जन्म देते हैं कि झारखंड में तीसरी बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी साथ आ जाए। कम से कम इसकी चर्चा तो अब शुरू हो गई है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और इस कंटेंट को आपके लिए लिखा था हमारे कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।